हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सैम्पलिंग। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं कि जो रिसर्च है, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है, उसके अंदर हम सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं। बेसिकली रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग आया कहाँ से। तो बिल्कुल अगर मैं इसके बेसिक्स में जाऊं तो अगर मैं यहाँ लिखता हूं अपना स्टैट्स स्टैट्स। ठीक है, अब स्टैट्स ना दो टाइप का होता है, दो टाइप का हमारे पास स्टैट्स है। सबसे पहला जो स्टैट्स आता है वो होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। हम इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। बट मैं अगर सिंपली आपको समझाऊं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि आप एक किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहे हो, कि आपने बहुत सारा डाटा निकाल लिया है, डाटा आपके पास आ गया है। अब उसको आपने सिंपली क्या करना है, डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरी आती है हमारी कौन सी, ये आपका पीवाई क्यू है। दूसरी आती है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि जहां पे आप इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हैं। अगर मैं इन्फ्रेंसेस यहां लिखूं, इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है प्रेडिक्शंस करना। क्या करना, प्रिडिक्शंस करना। ठीक, कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं आप इसके अंदर। आपके पास मान लो क्या है, आपके पास एक है पॉपुलेशन। आपने आपके पास है पॉपुलेशन, इसको हम पीडी नोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर से मान लो, अगर मैं इस एग्जांपल से चलूं कि आपने मान लो चावल बनाए हैं। ठीक है, तो एक कुकर के अंदर जितने भी चावल आपने पका लिए हैं, जितने भी चावल आपने पका लिए हैं, ये हमारी सारी पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर आप एक एक चावल को पढ़ने बैठोगे, कि चावल को देखने बैठोगे, पका या नहीं पका, पका या नहीं पका, इसको हम बोलते हैं क्या, सेंसस। ठीक है, ये हमारा, इसको हम सेंसस बोलते हैं। अब जैसे इंडिया में लास्ट सेंसस आएगा 2011 में हुआ था, जिसमें वो घर घर जाकर देख रहे थे कि एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, राइट। उसको हम सेंसस बोलते हैं, कि जब हम एक एक पॉपुलेशन के एक एक बंदे को कैलकुलेट करें या पढ़े, दैट इज सेंसस, राइट। बट एक एक को करने बैठोगे तो अगर मान लो तुम एक कुकर के अंदर से पूरे चावल का एक एक दाना पढ़ रहे, मतलब देख रहे हो पका या नहीं पका, पूरा दिन निकल जाएगा और सब भूखे रह जाएंगे, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, इसको इसके अंदर से हम निकालेंगे सैंपल, जो इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलते हैं सैंपल। ठीक है, इन जितने भी चावल के दाने हैं उसके अंदर से हम कुछ चावल के दाने उठाकर चेक करेंगे कि वो दाने पके हैं या नहीं पके। उससे हमें पता लग जाएगा कि पूरा कुकर पका है या नहीं पका है। यानी हम कर रहे हैं कि इन चार चावल के दानों से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि कुकर के अंदर जितने भी दाने थे वो पके हैं या नहीं पके हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं क्या, इन चार दानों को इसमें से निकालने को हम बोलते हैं सैंपलिंग। क्या बोलते हैं, सैंपलिंग, राइट। अब हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होता है कि सैंपलिंग के टाइप्स क्या हैं, कौन से मेथड है सैंपलिंग के, राइट। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, कि हम किन किन तरीकों से पूरे कुकर के इन सारे चावलों में से चार दाने को चूज करेंगे, कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स। अब हमारे पास ना ये चूज करने के लिए भी दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ऑलराइट। अगर एक प्रोबेबिलिटी तो दूसरा कौन सा हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी। एक प्रोबेबिलिटी है तो दूसरा कौन सा हो गया हमारा, नॉन प्रोबेबिलिटी। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि एक जितने भी आपने, जैसे अपने यहाँ पे मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ, आपके पास ये चार दाने हैं। अब ये चार दाने चूज करने की जो वो थी ना, मान लो कि आपके पास ताकत, मान लो मैं वर्ड यूज करूँ ताकत, कि आपने किस बेसिस पे चूज किया, आपने रैंडमली चूज किया। सबके पास, इन सारे चावल के दानों के पास ना इक्वल चांस था सिलेक्ट होने का। इन सबके पास इक्वल चांस था सिलेक्ट होने का, किसी के पास भी डिफरेंट चांस नहीं था, सबके पास इक्वल चांस था सिलेक्ट होने का, राइट। और दूसरा कौन सा है हमारा, नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने ना आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं इस दाने को चूज करने वाला हूं अपने टेस्ट करने के लिए, कि सारे दाने पके हैं नहीं पके। जब आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे, जब सारे चावल के दानों के पास इक्वल चांस नहीं होगा सिलेक्ट होने का। ठीक है, एक बार मैं यहां नीचे लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि सबके पास क्या है, इक्वल चांस ऑफ गेटिंग गेटिंग सिलेक्टेड, ऑलराइट। सबके पास इक्वल चांस सिलेक्ट होने का। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि नो इक्वल चांस, राइट। इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का। यहां पे है ना, वो रिसर्चर की मर्जी चलती है, रिसर्चर की क्या चलती है, रिसर्चर की मर्जी, ऑलराइट। इसी को समझना। प्रोबेबिलिटी में ना सबके पास इक्वल चांस सिलेक्ट होने का, और जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है उसमें इक्वल चांस नहीं है किसी के भी, मतलब इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर ना डिफरेंट टेक्निक्स है। सबसे पहले हम टेक्निक्स पढ़ते हैं किसकी, टेक टेक्निक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, राइट। अब टेक्निक्स हैं प्रोबेबिलिटी की, हमारे पास बेसिकली चार टेक्निक्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की। सबसे पहली आती है हमारी कौन सी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है, कि ये बेसिकली ना वही है कि सबके पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है? अब यहाँ पे ना सबके सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है। मान लो कि मेरे को इसके अंदर से ना 4 लोग चाहिए, 4 सैंपल चाहिए इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर से। तो मैं किस बेसिस पे करूँगा कि मान लो मैंने लॉटरी डाल ली, और लॉटरी के बेसिस पे मैंने सिलेक्ट कर लिया कि जिसका नाम आ गया मैंने उसको उठा लिया। मैंने 10 पर्चियाँ डाली हैं। अब ज 10 पर्चियों में से जिसका भी नाम आ गया ना, मैंने वो 4 सैंपल उठा लिए हैं। और हो सकता है कि वो पहले 4 का ही नाम आ जाए, हो सकता है कि वो लास्ट के 4 का नाम आ जाए, हो सकता है कि वो रैंडमली आ जाए 2, 3, 6, 7 का नाम आ जाए, है ना? समझ रहे हो कि सबके पास इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है? इतना समझ में आया सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है कि हम लोटरी मेथड है, कुछ और 1-2 मेथड्स और भी हैं, कुछ टेबल मेथड भी होता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं अपने सैंपल को। सबके पास बिल्कुल इक्वल चांस है। कोई यहाँ पे मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी का कोई चांस ही नहीं पैदा होता। ठीक है? दैट इज़ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ऑलराइट? यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायस कम होती है। ये भी याद रखना कि यहाँ पे जो बायस है ना, बायस का मतलब क्या है कि मतलब है कि कहीं भी ना अनफेयर वो नहीं आने वाला। अनफेयर सिलेक्शन नहीं होगा, राइट? किसी के पास भी सबके पास इक्वल चांस है, कोई भी अनफेयर सिलेक्शन नहीं होगा, दैट इज़ अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। उसके बाद आता है हमारा सेकंड मेथड कौन-सा है? सेकंड मेथड है हमारे पास सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ऑलराइट? सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है कि मैं वही अपने ना आपसे 10 लोगों को खड़ा करता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मैंने यहाँ पे 10 लोगों को यहाँ पे खड़ा कर लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ना एक फ़ॉर्मूला डिसाइड कर दिया कि मैं हर तीसरे बंदे को चूज़ करने वाला हूँ। ये मेरा फ़ॉर्मूला है कि मैं हर तीसरे बंदे को चूज़ करूँगा, ठीक है? अब तीसरा बंदा कौन है? अ, तीसरा यहाँ पे 3 है, फिर मेरे पास कौन-सा आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है? ये मैंने 3 निकाल ली, 3, 6, 9 ये मेरा सैंपल आ गया। अगर मान लो कि मैंने सेट कर लिया है 2 को, ठीक है? कि मैं हर दूसरे को चूज़ करूँगा तो 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले आ जाएँगे, ठीक है? कि मैंने एक फ़ॉर्मूला एक मैंने नंबर डिसाइड कर लिया कि मैं इतने नंबर के बाद मैंने एक सिस्टम सेट कर लिया मान लो। मैंने एक सिस्टम सेट कर लिया कि मैं हर इतने नंबर के बाद वाले बंदे को चूज़ कर लूँगा दैट इज़ आवर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 10 है। आपको कितने सैंपल चाहिए? 5 चाहिए? काट दो इसको। आपके पास नंबर क्या आ गया? के यानी कि आप हर दूसरा बंदा चूज़ कर लोगे, ठीक है? अगर मान लो आपको सिर्फ 2 ही सैंपल चाहिए, तो 10 डिवाइडेड बाय में 2 आपके पास आ गया 5 हर हर 5वां बंदा चूज़ कर लो। एक सिस्टम सेट करेंगे आप, ठीक है? आप एक सिस्टम को सेट करेंगे, उसके थ्रू आप नंबर को सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी बायसनेस नहीं आ रही है, इसमें भी आपको रैंडमली रैंडमली ही चूज़ कर रहे हैं कि आपने सिस्टम सेट किया और यहाँ पे जितने बंदे खड़े थे, वो रैंडमली खड़े थे, हमें नहीं पता कौन कहाँ पे कैसे खड़ा है और आपने उसके अंदर से सिलेक्ट कर लिया दैट इज़ आवर सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ठीक है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कौन-सा? उसके बाद आता है आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड। अब ना ऐसे स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर के बीच में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, पर मैं आज आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है कि जब आप किसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है? अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं कैसे ले सकता हूँ? आप इसके अंदर ऐसे ना आप क्या बनाते हैं स्ट्राटा, ठीक है? स्ट्राटास बनाते हैं आप अंदर। मान लो कि आपको ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों की हाइट्स चाहिए, हाइट, ठीक है? हाइट, हाइट के ऊपर डाटा आपने निकालना है, ऑलराइट? तो अब आप क्या करने वाले हो? मान लो कि यहाँ पे कोई 6 फुट का है, 5 फुट का है, 6 फुट का है, 5 फुट का है, 4 का है, 3 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, सिर्फ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? इस पॉपुलेशन के अंदर आप कैसे चूज़ करने वाले हो किसी को भी? एक साथ का और लिख लेते हैं 7, 7, 6। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे क्या बनाओगे? आप यहाँ पे बनाओगे स्ट्राटास, स्ट्राटास। अब आपने इन सबको इनकी हाइट के बेसिस पे डिवाइड कर लेना कि क्या बन जाएगा, यहाँ पे सारे 5 वाले आ जाएँगे, यहाँ सारे 6 वाले आ जाएँगे, यहाँ वाले 3 वाले कितने वाले हैं? 7 वाले आ जाएँगे, यहाँ पे 4 वाले आ जाएँगे, ठीक है? अब इनके अंदर मान लो आपके पास 3-3 लोग आ गए हैं, 3-3-3 आपने स्टार्टर्स बनाए, स्टार्टर्स के अंदर 3-3 3-3 लोग आ गए हैं। अब क्या करोगे? अब आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे इन तीनों में से आप रैंडमली सिलेक्ट करने वाले हो 1, 1, 1, 1 ठीक है? समझ में आ रही है? अब आपके पास आ गए ना 5, 6, 4, 7 और 4 रैंडमली आपने सिलेक्ट कर लिए हैं इसके अंदर से। आप पहले स्ट्राटास बनाएँगे, स्ट्राटास के अंदर से आप सिंपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग करेंगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसको हमारा दूसरा नाम हम क्या देते हैं? ये कौन-सा है? इसको हम स्ट्रैटिफाइड भी बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब इसको हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्यों बोल रहे हैं? इस केस में बोलेंगे क्योंकि पहले हमने क्या बनाया? हमने पहले स्ट्राटास बनाया। स्ट्राटास बनाने के बाद फिर हमने रैंडम सैंपलिंग किया, राइट? तो यहाँ पे ये बना स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कि पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लोगों को डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद आपने उसकी रैंडम सैंपलिंग करके अपना सैंपल निकाल लिया, ठीक है? अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और है, इसको याद रखना स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो विदिन द ग्रुप है, मैं नीचे लिख ही देता हूँ। विदिन द ग्रुप विदिन द ग्रुप क्या होने वाले हैं? ये सेम रहेंगे, ठीक है? सेम यानी कि होमोजेनस होमोजेनस, राइट? ये इस ग्रुप के अंदर होमोजेनस है ना? सारे 5 वाले इसके अंदर हैं, सारे 6 वाले इसके अंदर, सारे 7 वाले यहाँ, सारे 4 वाले यहाँ। विदिन द ग्रुप ये होमोजेनस है, बट बट ये क्या है? ये जैसे 5, 6, 7, 4 ये हमने 4 डिवाइड कर रखे हैं ना, ये बिटवीन द ग्रुप क्या है? बिटवीन द ग्रुप तो हेटेरोजेनस है ना? बिटवीन द ग्रुप क्या है ये? विदिन द ग्रुप तो ये होमोजेनस है, बट बिटवीन द ग्रुप क्या है ये? बिटवीन द ग्रुप ये हमारे हेटेरोजेनस हेटेरोजेनस समझ में आई बात? क्या है ये? सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग ये वाली होती है, ठीक है?
इस चीज़ को याद रखना, इसके अंदर से क्वेश्चन उठ के आता है कि विद इन द ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप में से, कि विद इन द ग्रुप सेम होंगे, होमोजेनियस होंगे, और बिटवीन द ग्रुप यानी कि जो ग्रुप्स बनाए हैं आपस में ये हेटेरोजेनियस होंगे। ऑलराइट, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद आता है हमारा कौन-सा? इसके बाद आता है हमारा क्लस्टर। अब इस क्लस्टर में ये याद रखना कि नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है? अब कैसे नेचुरली ऑकरिंग है कि मान लो हमारे पास पूरा इंडिया है, राइट? इंडिया आ गया हमारे पास। अब इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। हमें किसी भी 4 स्टेट्स का ना डाटा उठाना है, मान लो हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राइट? हमने इन स्टेट्स का डाटा उठाना है। तो ये नेचुरली ऑकरिंग ही है ना? अब क्या है? ये नेचुरली ऑकरिंग है, करेक्ट? ये कहाँ गया भाई? ये नेचुरली ऑकरिंग है, ये इंडिया के अंदर नेचुरली ऑकरिंग है, तो हम इन 4 का डाटा उठा सकते हैं। समझ रहे हो कि ना क्लस्टर जो हैं ये अपने आप ही बने होते हैं ज्योग्राफिक बेसिस पे, हमें सीधा इनको एज़ अ पूरा क्लस्टर ही उठाना होता है। क्लस्टर ही उठाना है पूरा का पूरा हमारी स्टडी के लिए। हमने पॉपुलेशन के अंदर से पहले क्लस्टर डिसाइड किए, फिर हम उस पूरे क्लस्टर को उठाएँगे और क्या करेंगे? अपना एनालिसिस करेंगे। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करेंगे। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे करना है ये वाला। अब जैसे हमें उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, अब इसका एग्जांपल मान लो ले लो कि जैसे हमने 4 हमारे पास क्लस्टर आ गए, ये 4 क्लस्टर हैं। अब इन 4 क्लस्टर के अंदर ना डिफरेंट लोग रह रहे हैं। हरियाणा के लोग अलग हैं और गुजरात के लोग अलग हैं, महाराष्ट्र के लोग अलग हैं और क्या नाम है, हम हिमाचल के लोग अलग हैं, राइट? ये विद इन द ग्रुप क्या होने वाले हैं? ये विद इन द ग्रुप होंगे हेटेरोजेनियस, हेटेरो बिल्कुल उसका उल्टा, राइट? बिल्कुल उल्टा उसका। और बिटवीन द ग्रुप ये क्या होंगे? बिटवीन द ग्रुप ये क्या होने वाले हैं? बिटवीन द ग्रुप होंगे ये होमोजेनियस। अभी होमोजेनियस कैसे? कि आपने जो ये 4 क्लस्टर्स बनाए हैं ना, उसको आप किसी एक सेम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जज करने वाले हैं, मतलब एनालिसिस करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? अब आप ये किसी एक सेम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप जज करने वाले हैं, मतलब एनालिसिस करने वाले हैं इन 4 क्लस्टर्स को। ठीक है? तो आपने एक ही कोई क्लस्टर उठाए, 2 क्लस्टर उठाए, उनमें से आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है? इस कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है कि विद इन द ग्रुप ये हेटेरोजेनियस हैं और बिटवीन द ग्रुप ये होमोजेनियस हैं। बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का उल्टा। ठीक है? ये तो हो गए हमारे रैंडम सैंपलिंग, करेक्ट? अब है हमारा वो हो गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब करना है हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, राइट? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर सबके पास इक्वल चांस था। इसमें इक्वल जो चांस है नहीं है, सबके पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का, ऑलराइट? इसके अंदर टेक्निक कौन-कौन सी है? सबसे पहले आती है हमारी कौन-सी? कन्वीनियंस, कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है? कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब है कि जो एक रिसर्चर है, मान लो कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं हूँ रिसर्चर वैसे। एक रिसर्चर है, रिसर्चर क्या कर रहा है? वो अपनी कन्वीनियंस से लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है? उसकी खुद की कन्वीनियंस से, ऑलराइट? अब इसका एग्जांपल कैसे मैं दूँ कि मान लो कि एक शॉपिंग मॉल है, राइट? ये शॉपिंग मॉल बनाया मैंने। अब शॉपिंग मॉल के अंदर से जो लोग बाहर आ रहे हैं, मैं एज़ अ रिसर्चर वहाँ खड़ा हूँ, सीधा उनसे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी सामान अभी खरीद कर आया है। और किस बेसिस का मैं मालूम कर रहा हूँ कि मैं इनकम बेसिस पे कर रहा हूँ कि मेरे को देखना है कि मेरे को उनकी इनकम देखनी है कि वो अपनी इनकम के हिसाब से क्या खरीद कर ला रहे हैं, राइट? मैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस से देख रहा हूँ, मेरा अभी कोई पर्पस नहीं है। अभी इसमें पर्पसिव सैंपलिंग भी आएगी, वो हम अभी देखते हैं। अभी मैं सिर्फ ना बेसिकली उनकी इनकम के बेसिस पे उनसे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। मेरे को देखना है कि वो जो खरीद कर ला रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है, सिंपली मैं ये डाटा कलेक्शन हो रहा है, राइट? वही मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से हो रहा है। मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि यहाँ पे बायसनेस तो आ रही है मेरी कि मैं जो मेरे को कन्वीनिएंट लग रहा है मैं उससे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे बायसनेस रहती है, यहाँ पे बायसनेस रहती है, ऑलराइट? वहीं अगर मैं पर्पसिव सैंपलिंग की बात करूँ, पर्पसिव अब पर्पसिव सैंपलिंग क्या है कि मान लो वही एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल के अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं और मैं जिन लोगों के हाथ में लुई वुइटन, गुच्ची, राइट? और राल्फ लॉरेन, मैं इनके बैग्स देख रहा हूँ ना हाथ में, मैं सिर्फ उनसे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, डाटा कलेक्शन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जब मैं कन्वीनियंस की बात कर रहा हूँ, कन्वीनियंस के अंदर से जब भी मॉल के अंदर से कोई बाहर आ रहा है, तो मैं उन सबसे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ जिनसे मेरा डाटा कलेक्ट करने का मन कर रहा है, राइट? बट जब कोई मॉल से एलवी का बैग, गुच्ची का बैग, राल्फ लॉरेन के कपड़े, जो भी मतलब हाई एंड ब्रांड्स हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो लेकर अपने हाथ में आ रहा है ना, मैं सिर्फ उनसे डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस है, मेरे को डाटा कलेक्ट करना है किससे? डाटा कलेक्ट करना है किससे? जिनकी जो मंथली इनकम होगी, वो मोर देन कितनी कह सकता हूँ मैं, मान लो 50 लाख है। राइट? जिनकी मंथली इनकम मोर देन 50 लाख है, मेरे को उनसे डाटा कलेक्ट करना है। तो मेरे को लगता है कि जो लोग ये बैग्स खरीद कर आ रहे हैं, तो उनकी मंथली इनकम इतनी होगी। ये सिर्फ देखो भाई, ये मैंने एक र रफ एस्टिमेट लगाया है, इतनी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को मेरे दिमाग में ये है कि अगर ये कोई लोग ये उठाकर ला रहे हैं, तो मतलब उनकी इनकम अच्छी खासी है, तो मैं उनसे डाटा कलेक्ट करूँगा, तो वहाँ वो मेरा पर्पस पूरा हो रहा है। ठीक? कि इतना इनकम ग्रुप था, मैं उससे उनका डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। ये हाँ, मेरा पर्पस पूरा हो रहा है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ?
कन्वीनियंस और पर्पसिव में ये डिफरेंस है। कन्वीनियंस में मैं किसी को भी उठा लूँगा जिससे मेरे को डाटा कलेक्ट करना है। मॉल में जो भी शॉपिंग करके आ रहे हैं, मैं सबसे डाटा कलेक्ट करने वाला हूँ। मतलब जिसका मेरे को ठीक लगता है। और पर्पसिव के अंदर मैं उससे डाटा कलेक्ट करूँगा जिसको देखकर लगता है कि मेरा जो पर्पस है वो पूरा होगा। पर्पसिव को हम क्या बोलते हैं? पर्पसिव को हम जजमेंट भी बोल देते हैं। जजमेंट सैंपलिंग है ये, राइट? पर्पसिव को हम जजमेंट सैंपलिंग भी बोल देते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा कोटा सैंपलिंग, कोटा। अब कोटा सैंपलिंग क्या होता है? कोटा सैंपलिंग का मतलब है कि मान लो एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को जम्मू कश्मीर में से ना डाटा कलेक्ट करना है। जम्मू कश्मीर में से, राइट? जेएंडके में से मुझे डाटा कलेक्ट करना है। अब मैं इसमें डाटा कलेक्ट कैसे करूँगा? मैंने ना वहाँ के लोगों से डाटा कलेक्ट करना है बेसिकली, राइट? कि इतने इतने मान लो कि मैंने सैंपल लेना है, मैंने 50 का सैंपल लेना है, मैंने 50 का सैंपल लेना है, तो मैंने दिमाग में कोटा बना रखा है कि उस 50 के अंदर से एट लीस्ट 10 जो लोग जो होंगे ना वो हिंदू होने चाहिए, राइट? जो 10 लोग होंगे वो हिंदू होने चाहिए, बाकी किसी और भी रिलीजन के हो सकते हैं, बाकी किसी और भी मतलब अगर मैं किसी किसी अगर कंट्री वाइज़ डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो किसी भी एथनिसिटी के हो सकते हैं, बट मेरे को 10 तो उसके अंदर से हिंदू चाहिए ही चाहिए, राइट? तो मैंने एक कोटा डिसाइड कर दिया था, मैंने कोटा डिसाइड कर दिया था कि मेरे को इतने लोगों का डाटा कलेक्ट करना भी है। बाकी जो 40 हैं वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी रिलीजन के हों, राइट? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो ये 10 होंगे, 10 तो हिंदू होने ही चाहिए। सिर्फ एग्ज़ाम्पल आ रहा है भाई, कहीं तुम कमेंट सेक्शन में बम्बार्डिंग कर दो। ठीक? समझ में आया कि मैंने कोटा डिसाइड करा था, उस कोटे के ऊपर मैंने डाटा कलेक्ट करना है। वो मतलब डाटा कलेक्शन में मेरे इतने सैंपल में इतने लोग तो मेरे होने ही चाहिए। ठीक है? आई बात समझ में कि हमने कोटा डिसाइड कर लिया था, उस पर हमने डाटा मतलब उसका सैंपल लेना है अब हमने। लास्ट एंड वेरी इंपोर्टेंट, स्नोबॉल। अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? मोस्ट रिपीटेड है सबसे पहले तो। मोस्ट रिपीटेड। एक बात ये देखो, यहाँ पे आओ कि जो हमने 10 भी हिंदू जो ढूँढने हैं ना, जो कोटा हमने 10 का डिसाइड कर रखा है, ये 10 भी कौन से होंगे? हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पे करने वाले हैं सिलेक्ट। नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अगर मान लो कि हमारे पास मान लो टोटल 100 लोग हैं, राइट? 100 लोग के अंदर से हमारे पास 30 हिंदू हैं, 30 हिंदू लोग हैं, राइट? अब 30 में से हम जो 10 सिलेक्ट करने वाले हैं ना, ये 10 भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पे करेंगे। प्रोबेबिलिटी बेसिस पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोटा हमारा क्या है? एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ठीक है? इसी को याद रखना। इसके बाद आता है हमारा स्नोबॉल, जो कि मोस्ट रिपीटेड है। अब स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है? अब स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब है कि आप ना एक चेन रिएक्शन करने वाले हो। चेन रिएक्शन चलाने वाले हो। कैसे चलाओगे? कि इसके अंदर ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक तो ये याद रखना कि जो ये वाले जो डाटा है ना, आप कब स्नोबॉल सैंपलिंग यूज़ करते हो? जब आपका डाटा कलेक्शन मुश्किल होने वाला है। डाटा कलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है आपको, मतलब इसके सैंपल ढूँढना। डाटा कलेक्शन डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सैंपल इसमें से इनके सैंपल ढूँढना थोड़ा-सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है? तो इसमें हम चेन रिएक्शन कैसे चलाएँगे कि मान लो आपको एक ड्रग एडिक्ट मिल गया। ड्रग एडिक्ट मिल चुका है आपको एक, ठीक है? अब उस ड्रग एडिक्ट से ना आपने पता लगा लिया कि इसका सप्लायर कौन था, ऑलराइट? सप्लायर कौन था? अब आप क्या कर सकते हो कि एज़ अ पुलिस, आप मान लो पुलिस हो, राइट? सप्लायर मिल गया हमें। अब इस सप्लायर को ना अगले सप्लायर के बारे में पक्का पता होगा, राइट? अब एज़ अ पुलिस आप क्या कर सकते हो? इससे निकलवाओ कि सप्लायर कौन है? वो अगले सप्लायर का बताएगा, वो अगले सप्लायर का बताएगा, वो अगले सप्लायर का बताएगा, वो अगले सप्लायर का बताएगा। समझ रहे हो कि कैसे एक चेन रिएक्शन चल रहा है? मान लो कि देखो, स्नोबॉल सैंपलिंग इसको क्यों बोलते हैं कि मान लो ये एक पहाड़ है, राइट? ये पहाड़ है। आप यहाँ से छोटी-सी स्नोबॉल बनाओ और स्नोबॉल को नीचे फेंक दो। डाउन, 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 डाउन। कैसे वो स्नोबॉल बड़ी होती जाती है, हमने इसे कार्टून वगैरह में भी देखा है, समझ रहे हो? ये तो हमारा सैंपल हमें कैसे मिलेगा कि हमने पहले एक एक सप्लायर को ढूँढा, एक सप्लायर मिला, फिर उससे अगला सैंपल मिल गया, अगला सैंपल मिल गया, अगला सैंपल मिल गया। ऐसे करते-करते हमें जितना हमारा टोटल नंबर हमें चाहिए होगा वो हम ढूँढ लेंगे। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने स्नोबॉल यूज़ किया है। स्नोबॉल एक एक पहला हमें इनिशियल ढूँढने में दिक्कत होगी। इनिशियल मिलने के बाद हमें सैंपल मिलता जाता है, वो अगले सैंपल के बारे में आपको बताता जाएगा, ठीक है? ये मोस्ट रिपीटेड है, इसको याद रखना स्नोबॉल सैंपलिंग को, ठीक है? इसमें चेन रिएक्शन रहता है और ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, और नॉन प्रोबेबिलिटी, राइट? एक छोटा-सा रिवीजन करते हैं, क्या है? सबसे पहले टाइप ऑफ स्टैट्स कौन-सा है? डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के बाद इन्फ्रेंशियल है। हम आज इन्फ्रेंशियल कवर कर रहे हैं, तो इन्फ्रेंशियल के अंदर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, हमने पॉपुलेशन देखा क्या होता है, राइट? हमने सैंपल देखा क्या होता है, छोटा-सा उसमें पार्ट निकाला, दैट इज़ सैंपल, राइट? सैंपल देखा, कौन से तरीके से हम डाटा को सैंपल निकालते हैं, दैट इज़ सैंपलिंग, ऑलराइट? अब सैंपलिंग के फिर हमने टाइप्स देखे हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस है, नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं है। इसके टाइप्स हैं हमारे पास सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर। और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर है हमारे पास कोटा, कोटा, पर्पसिव, पर्पसिव, कोटा, पर्पसिव, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस एंड लास्ट है हमारा स्नोबॉल, ठीक है? इतने में आपका जो है ना, इस वीडियो को अगर आप ढंग से देख के समझोगे तो आपका सैंपलिंग के 1 से 2 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं, ठीक है? ईज़िली, ईज़िली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है ये, ठीक है? सैंपलिंग में से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा अगर आप पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। इवन पेपर 2 मैनेजमेंट, वैसे तो स्टैट्स जो है ना लगभग सब में ही सारे में ही है, बाकी मैंने मैनेजमेंट में कॉमर्स का एग्ज़ाम दिया, तो इन दोनों में आपको देखने को मिल ही जाता है टाइप्स ऑफ सैंपल में से क्वेश्चन, ठीक? तो याद रखना, इससे आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस पूरी वीडियो को देखकर समझ लेना, ना समझ आए तो दूसरी बार भी देख लेना, बट कर लेना इसको।
ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।